नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान नेताओं की उन अनसुनी और दिलचस्प कहानियों पर बात करेंगे जो अक्सर हमारी स्कूल की किताबों के सीधे साधे पन्नों में कहीं पीछे छूट जाती हैं। इतिहास हमेशा वैसा नहीं होता जैसा वो सतह पर दिखता है ना? तो आइए आज कुछ नए नजरिए से इन पन्नों को पलटते हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। इतिहास के जिन चेहरों को हम इतने आदर से देखते हैं, क्या हम वाकई उनकी पूरी और कभी-कभी उलझी हुई सच्चाई को जानते हैं? आज हमारा मकसद किसी को सही या गलत साबित करना बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ सोर्स मटेरियल के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये महान हस्तियां भी आखिर में जटिल इंसान ही थी। आज के हमारे इस सफर की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। पहले हम बात करेंगे कवि और विलक्षण प्रतिभा की, फिर संघर्ष में कदम, नमक सत्याग्रह का नेतृत्व, उसके बाद नेतृत्व की जटिलताएं, फिर कुछ विवादास्पद विचार और प्रयोग, और आखिर में एक बहुआयामी ऐतिहासिक विरासत। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, कवि और विलक्षण प्रतिभा। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि सरोजनी नायडू अपने आप में सचमुच एक वंडर गर्ल थीं। मतलब जरा सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने 1300 पंक्तियों की एक पूरी कविता लिख डाली थी और महज 16 साल की उम्र में मद्रास यूनिवर्सिटी में फर्स्ट क्लास से टॉप किया। उनकी इसी गजब की प्रतिभा को देखकर ही उन्हें इंग्लैंड के किंग्स कॉलेज और कैम्ब्रिज में पढ़ने का मौका मिला था। और इस बात को सर एडमंड गोस का ये कोट बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाता है। वो कहते हैं कि विदेश में पढ़ने के बावजूद उनकी कविता और उनकी सोच पूरी तरह से भारतीय मिट्टी से जुड़ी थी। उनकी शुरुआती पहचान एक ऐसी शानदार कवियत्री की थी जिसकी हर एक लाइन में भारत की संस्कृति और भावनाएं साफ झलकती थीं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, संघर्ष में कदम। अब एक ऐसा मोड़ आता है जहां ये कवयित्री राजनीति के मैदान में उतरती हैं। दरअसल वो गोपाल कृष्ण गोखले ही थे जिन्होंने नायडू जी को ये सलाह दी थी कि वो अपना जीवन, अपनी अद्भुत प्रतिभा और अपने गीत मातृभूमि की सेवा में लगा दें। बस इसी एक सलाह ने उनकी जिंदगी का रुख पलट दिया और वो एक एक्टिव पॉलिटिकल फोर्स बन गई। राजनीति में उनका ये सफर वाकई कमाल का था। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जी जान से काम किया। 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और इतना ही नहीं, स्वतंत्र भारत के डोमिनियन में पहली महिला राज्यपाल बनने का गौरव भी हासिल किया। इस दौरान उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलनों में हिस्सा लिया और 21 महीने से भी ज्यादा का वक्त जेल में काटा। भाग 3, नमक सत्याग्रह का नेतृत्व। अब यहां जो सबसे अहम बात सामने आती है वो है उनकी लीडरशिप। 1930 के धरासना नमक सत्याग्रह के दौरान जब महात्मा गांधी समेत तमाम बड़े पुरुष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, तब सरोजनी नायडू ने आगे आकर 2000 स्वयंसेवकों की कमान संभाली। अंग्रेजों ने निहत्थे लोगों पर भयानक क्रूरता की, लेकिन नायडू जी की हिम्मत देखिए। वो बिल्कुल शांत बैठी रहीं, चरखा चलाती रहीं और प्रार्थना करती रहीं। उनकी इसी सूझबूझ ने यह सुनिश्चित किया कि आंदोलन हिंसक न हो। और जब ब्रिटिश पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने उन्हें वहां से हटने को कहा तो उनका जवाब एकदम निडर था। खैर, मैं यहीं रहूंगी, मैं वापस नहीं जा रही। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये उनका वो पक्का इरादा था जिसने उनके पीछे खड़े हजारों लोगों में एक नई जान फूंक दी थी। इस शांतिपूर्ण विरोध और अंग्रेजों की क्रूरता की खबरें जब दुनिया भर के अखबारों में छपीं तो पूरी दुनिया की सहानुभूति भारत के साथ हो गई। विट्ठलभाई पटेल ने तो यहां तक कह दिया था कि इस क्रूरता के बाद भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के साथ मिलाने की सारी उम्मीदें हमेशा के लिए खत्म हो गई हैं। और सच में इसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने आगे चलकर अंग्रेजों को गोलमेज सम्मेलनों के लिए मजबूर कर दिया। अब आते हैं हमारे चौथे भाग पर, नेतृत्व की जटिलताएं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि अकादमिक सोर्सेज भी ये मानते हैं कि नायडू ने उस दौर के एक बेहद पुरुष प्रधान आंदोलन में महिलाओं के लिए जगह बनाई। उन्होंने ये साबित करके दिखा दिया कि संकट के समय में महिलाएं भी उतनी ही दमदार और प्रभावी नेता हो सकती हैं। दिलचस्प बात यह है कि गांधी जी और नायडू की पहली मुलाकात 1914 में लंदन में हुई थी। तब नायडू युद्ध के प्रयासों के लिए कपड़ों का एक बड़ा सा ढेर व्यवस्थित कर रही थी। बस वहीं से इन दोनों के बीच एक उम्र भर का लेकिन काफी जटिल राजनीतिक और वैचारिक रिश्ता शुरू हुआ। भाग 5, विवादास्पद विचार और प्रयोग। देखिए, जब हम इतिहास खंगालते हैं तो कुछ बहुत ही अलग और कॉम्प्लेक्स बातें सामने आती हैं। जैसे दांडी मार्च के वक्त गांधी जी शुरुआत में महिलाओं को शामिल करने से झिझक रहे थे। उन्हें डर था कि भीड़ में महिलाओं के साथ कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन सरोजिनी नायडू जैसी प्रगतिशील महिलाओं ने इसका विरोध किया। उनका साफ मानना था कि महिलाओं को अपने फैसले खुद लेने का हक है।
और अगर कुछ गलत होता है तो उसकी शर्म हमलावरों को आनी चाहिए, न कि महिलाओं को। अब हम इतिहास के एक बेहद संवेदनशील हिस्से की बात करते हैं। स्रोत सामग्री बताती है कि नोआखली दंगों की भयानक सांप्रदायिक हिंसा के दौरान गांधी जी ने एक बहुत ही विवादास्पद सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि हिंदू महिलाओं को बलात्कार का शिकार होने से बचने के लिए अपनी जान दे देनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त समाज में बलात्कार को एक सम्मानजनक जीवन के अंत के रूप में देखा जाता था। आज के समय में भी ये ऐतिहासिक तथ्य एक बहुत बड़ी बहस का विषय है। इसी कड़ी में द इंडिया फोरम का एक एकेडमिक एनालिसिस मनु गांधी की डायरियां पर रोशनी डालता है। ये डायरियां हमें आगा खान पैलेस के अंदर के जीवन और गांधी जी की बेहद निजी और आध्यात्मिक दुनिया के बारे में कुछ ऐसे पहलू बताती हैं जो शायद आमतौर पर सामने नहीं आते। सोर्सेज गांधी जी के यज्ञ या ब्रह्मचर्य प्रयोगों के बारे में भी विस्तार से बात करते हैं। 1946 में जब चारों तरफ भीषण हिंसा फैली थी, तब अपनी पवित्रता और अपनी अहिंसा की शक्ति को परखने के लिए उन्होंने अपनी युवा पोती मनु के साथ एक ही बिस्तर पर सोने का एक बेहद विवादास्पद फैसला लिया था। सोर्सेज ये भी बताते हैं कि ये प्रयोग मनु की सहमति से शुरू हुआ था और बाद में जब उन्होंने अपनी सहमति वापस ले ली तो इसे रोक दिया गया था। ये वाकई इतिहास का वो पन्ना है जो इन महान नेताओं की जटिलताओं को और भी गहरा कर देता है। अब हम अपने आखिरी भाग की ओर बढ़ते हैं, एक बहुआयामी ऐतिहासिक विरासत। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में हमारे सामने एक बड़ा सवाल आता है। नायडू का वो गजब का साहस और मोर्चे पर डटे रहना, और दूसरी तरफ गांधी जी के ये बेहद विवादास्पद प्रयोग और विचार, इन सब को एक साथ देखने पर इतिहास के बारे में हमारी समझ कैसे बदलती है। ये हमें बताता है कि इतिहास देवताओं ने नहीं, बल्कि पूरी तरह से वास्तविक इंसानों ने बनाया है, अपनी अच्छाइयों, अपनी कमियों और अपने गहरे अंतर्विरोधों के साथ। और शायद यही बात इतिहास को इतना असली और इतना दिलचस्प बनाती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।